हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी। और आज का टॉपिक है हमारा सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्ट्रेलोपिथेसीन्स। और अगर आप सिलेबस को देखिएगा यूपीएससी के सिलेबस को, तो पेपर 1 का जो टॉपिक 1.6 है उसमें सब टॉपिक ए के अंदर हमें एस्ट्रेलोपिथेसीन्स के बारे में पढ़ना है, जो कि मेजरली साउथ एंड ईस्ट अफ्रीका में पाए जाते थे। और ये टाइम पीरियड है जिसमें वो पाए जाते थे। तो चलिए शुरू करते हैं सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स। और रिसोर्सेज की अगर बात करें तो इसमें एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड भी यूज़ हुआ है, गूगल भी यूज़ हुआ है, और विवेक भामसे सर का एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड भी यूज़ हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स आर ए ग्रुप ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिड्स। सबसे पहली बात है कि अब ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और इनका जो जेनरा है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिनको सदर्न एप्स भी कहते हैं, एंड पैरेंथ्रोपस मतलब नियर मैन। ठीक है, दो तरह के ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स जनरली पाए जाते थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और पैरेंथ्रोपस। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये इनका सिर्फ लिटरल मीनिंग है। इनसे आप ये मत समझिएगा कि पैरेंथ्रोपस से मैन डेवलप हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ इनका वर्ड का मीनिंग है और ऑस्ट्रेलोपिथेकस का ये मीनिंग। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो ग्रिसाइल फॉर्म के होते थे। ग्रिसाइल ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स थे, मतलब इनका बिल्ड जो था वो हल्का था, स्पेशली ऑफ स्कल एंड टीथ। आप देखिए, एक जनरलाइजेशन है जिसको याद रखिएगा तो बहुत इजी होगा आपको, कि ह्यूमन जो है वो एक ग्रेसाइल और स्लेंडर बॉडी के साथ मतलब इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं है, बहुत मूवमेंट अलाउड है हमारे बॉडी में। हमारा स्कल जो है उतना एप्स और चिंपैंजीज की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारा स्कल। क्यों? क्योंकि हमारा ग्रेसाइल बॉडी हमें लोकोमोशन में हेल्प करता है, और हमारा कमज़ोर स्कल और मैंडिबल ये सब वीक होने का कारण है कि हम लोग का जो डाइट है वो मतलब कुक्ड फूड और वेजिटेरियन डाइट हो गया है, रादर देन कि हम लोग जंगल से डायरेक्ट शिकार करके खा रहे हैं। और हमारे हैंड्स भी फ्री हो गए, तो अब जॉज और स्कल का उस तरह से यूज़ नहीं होता जैसे पहले एप्स में होता था। ठीक है, तो इस वजह से हम ग्रेसाइल फॉर्म से बने। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस में वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमारे अंदर भी है। और पैरेंथ्रोपस जो है वो रोबस्ट ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स थे, मतलब उनका स्कल जो था रोबस्ट था, दांत जो थे वो बहुत मतलब बड़े बड़े दांत थे। ठीक है, और टाइम स्पैन इनका अगर देखिएगा तो 4 to 2 मिलियन ईयर्स अगो ये एग्जिस्ट करते थे। 2 मिलियन ईयर्स अगो अगर आपको ध्यान होगा तो होमो जब से आया अराउंड हम लोग 2.5 मिलियन ईयर्स अगो आए हैं। ठीक है, होमो जो जीनस है वो 2.5 मिलियन ईयर्स अगो आया, तो उसके आने के कुछ ही समय बाद ये एक्सटिंक्ट हो गया, क्योंकि होमो का जीनस जो है इसको ओवरटेक करके मतलब लगभग डिस्ट्रॉय कर दिया इसके पॉपुलेशन को। अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? देखिए, रेमंड डार्ट ने ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस का खोज किया था, और रॉबर्ट ब्रूम ने एक्सप्लेन किया था पैरेंथ्रोपस ग्रुप को। ठीक है, 1924 में रेमंड डार्ट को एक स्कल मिला था छोटे बच्चे का, जैसे हम ट्वांग बेबी के नाम से भी जानते हैं। ट्वांग साउथ अफ्रीका में है, और उस ट्वांग बेबी के स्कल का, स्मॉल चाइल्ड के स्कल का नाम उन्होंने रखा था ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस। ठीक है, और रॉबर्ट ब्रूम जो थे उन्होंने 1938 में एक्सप्लेन किया था, ये क्रोमद्राई साउथ अफ्रीका से एक उनको भी स्कल मिला था, जिनको उन्होंने एक नए जीनस का नाम दिया पैरेंथ्रोपस, क्योंकि वो थोड़ा रोबस्ट टाइप का था, इसलिए उसको उन्होंने पैरेंथ्रोपस नाम दिया। अब अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से स्पीसीज़ है, अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स के अंदर ऑस्ट्रेलोपिथेकस और पैरेंथ्रोपस आते हैं। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर कौन कौन से जीनस आते हैं, वो अफ्रीकैनस, रैमिडस, एनामेंसिस और एफरेंसिस। ठीक है, इतने टाइप के ऑस्ट्रेलोपिथेकस इसमें पाए जाते हैं। और पैरेंथ्रोपस का ग्रुपिंग जो है वो रोबस्टस, बॉयसई और आइथोपिकस के रूप में हुआ है। ठीक है, अगर आप डायग्राम या फिर पिक्चर जो मैंने लगाया अगर आप उसको देखिएगा तो देखिए इसका बॉडी जो है वो मोर और लेस इरेक्ट पोस्चर में चलने वाला और
ह्यूमन लाइक हो गया, हालांकि इसका फेस अभी भी बंदर जैसा ही है। और हैंड देखिए इसका जो है वो फ्री हो चुका है और मतलब थोड़ा लॉन्गर हैंड है, ठीक है। हालांकि पैर उसके हाथ से लंबा ही होता है। और रोबस्टस जो पैरेंथ्रोपस है उसका अगर आप पिक्चर देखिएगा तो इसका बॉडी जो है अभी भी पूरा स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा रोबस्ट बॉडी है, मतलब कि और बॉडी हेयर्स भी ज़्यादा है। फेशियल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी एप्स और चिंपैंजीज की तरह ज़्यादा है। तो हालांकि ये भी बाइपेडल लोकोमोशन करता है, बट ये ह्यूमन के उतना नज़दीक नहीं है जितना नज़दीक ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ठीक है। अगर हम ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अगर हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ए एफ्रेंसिस, अभी एफ्रेंसिस और अफ्रीकेनस हमने पढ़ा था, एफ्रेंसिस, अफ्रीकेनस, रेमिडस, एनिमेंसिस। तो ये जो ओल्डिविया गॉर्ज है और लाइटोली है, इसमें एफ्रेंसिस को खोजा गया है। और भी स्कल मिलते रहते हैं, लेकिन मेजरली ये जो एफ्रेंसिस का इलाका है, ये सारे देखिए ईस्ट कोस्ट में ही है। ये बात जनरलाइजेशन की तरह याद रखिएगा कि जितने भी अफ्रीका में, ये अफ्रीका महाद्वीप है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैंने बनाया है, तो सारे ईस्ट कोस्ट में पाए जा रहे हैं। और ये 3 जगह जो है स्टर्क, फोंटीन और ट्वांग और माका पांसगात, ये सब जगह अफ्रीकेनस पाए गए हैं, ये सारे ईस्ट में ही हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें पैरेंथ्रोपस कहाँ कहाँ पाए गए, तो कुबीफोरा, ओल्डिविया गॉर्ज, क्रोमद्राई, स्वार्ट क्रांस, ठीक है, ये सब भी लगभग ईस्टर्न हाफ में ही आते हैं। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में आएगा तो आपको मैप बनाना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि एक ही मैप में दोनों को आप दिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स के फिजिकल फीचर्स। तो सबसे पहले क्रेनियल कैपेसिटी देखिए 375 से 775 सीसी के आसपास है, लार्जर देन दैट ऑफ मायोसिन एप्स। उस समय के जो बंदर थे उनसे ज़्यादा बड़ा इनका सर था, ठीक है। अभी मॉडर्न ह्यूमन का जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो 1300 से सीसी के आसपास है, ठीक है। तो हम लोग से तो आधा ही था, लेकिन फिर भी काफ़ी क्रेनियल कैपेसिटी ज़्यादा था बंदर से। स्कल एंड डेंटिशन की बात करें तो पहले एक पिक्चर देख लेते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो कि ग्रेसाइल और पैंथोपस में क्या डिफरेंस था इनके स्कल में। देखिए इसमें सैजिटल क्रेस्ट नहीं है और इसमें सैजिटल क्रेस्ट है। इसका फेस जो है रोबस्टस का थोड़ा ऑर्थोग्नेथस ज़्यादा है, इसका थोड़ा प्रोग्नेथिज्म ज़्यादा है। लेकिन दांत अगर आप देखिएगा तो रोबस्टस का जो दांत है वो ज़्यादा रिलेटिवली लार्ज होता है और मैंडिबल भी जो है वो ज़्यादा लार्ज होता है। रोबस्टस इसीलिए उसको कहते हैं, उसका जॉज है जो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ा होता है। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस में देखिए चीक बोन्स जो है वो लेस रोबस्ट होते हैं, मैंडिबल जो है लार्ज है, थिक है, बट इसके जितना लार्ज नहीं है, ठीक है। और रिलेटिवली लार्ज इंसीजर्स एंड केनाइंस, मतलब इसका जो इंसीजर्स और केनाइंस आगे वाले दांत है वो ज़्यादा बड़ा होता है पीछे वाले दांत से, और इनका जो पीछे वाला दांत है वो ज़्यादा बड़ा होता है आगे वाले दांत से। तो ये इनके स्कल में डिफरेंस है। और अगर आप ऐसे देखिए तो प्योरली डेवलप्ड ब्रो रिज, इस दोनों में जो ब्रो रिज है वो उतना भी डेवलप्ड नहीं होता जितना चिंपैंजीज़ में डेवलप्ड होता है। ब्रो रिज कहते हैं हमारे जो आईब्रो है, फेस है, अगर ये फेस है तो हमारा जो आईब्रो है उसके वहाँ पे जो बोन होता है उसको ब्रो रिज कहते हैं हम लोग, उठा हुआ बोन होता है। डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड प्लेस्ड फोरामेन मैग्नम इंडिकेटिंग अ बैलेंस स्कल एंड इरेक्ट पोस्चर, दोनों में ही जो फोरामेन मैग्नम है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ था एप्स मंकीज़ के मुकाबले, और थोड़ा सा फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ था। फोरामेन मैग्नम उस होल को कहते हैं जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड इंटर करता है स्कल में, तो उसका ऐसे फॉरवर्ड और डाउनवर्ड प्लेस होने से क्या होता है, स्कल जो है वो बैलेंस्ड हो जाता है, इरेक्ट पोस्चर में हेल्प मिलता है, ठीक है। वेल डेवलप्ड क्रेनियल वॉल्ट होता है, सारे बोन्स जो है क्रेनियल वॉल्ट के वो मंकी से ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, और जो मेजर पार्ट है ब्रेन का वो एबव फेस लेवल होता है, जबकि बंदरों में जो है ब्रेन जो है या तो बिलो या बिहाइंड फेस लेवल होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है ऑस्ट्रेलोपिथेकस और मंकीज़ में। अब अगर बात करें हम लोग ब्रेन का,
तो ब्रेन देखिए डेवलप हो चुका था काफ़ी हद तक। एक्सपेंडेड सेरेब्रल कॉर्टेक्स देखिए थिंकिंग और लॉजिकल ब्रेन होता है, तो इनके अंदर थिंकिंग और लॉजिक डेवलप हो चुका था। लैंग्वेज एसोसिएटेड एरियाज़ भी जो है वो डेवलप हो चुका था, जिसको हम लोग जनरली कहते हैं ब्रोकाज एरिया। लास्ट कुछ लेक्चर्स में मैंने इस एरिया के बारे में डेवलप किया है, हालांकि आप लिख सकते हैं ब्रोका एरिया लैंग्वेज एसोसिएटेड एरिया होता है, वो भी डेवलप हो चुका था। इंक्रीज साइज ऑफ सेरेबेलम देखिए हमारे ब्रेन में जो पीछे वाला पार्ट होता है जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसी के पीछे में सेरेबेलम होता है। तो सेरेबेलम लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करता है, तो वो भी डेवलप हो चुका था। तो हम लोग इसे समझ सकते हैं कि बायपेडल लोकोमोशन ये करते थे अच्छे से। डेंटिशन देखिए पैराबोलिक डेंटल आर्क था, एकदम ह्यूमन की तरह जैसा हमारा पैराबोलिक डेंटल आर्क है। नो सिमियन गैप्स कहते हैं दांतों के बीच में जो गैप होता है, स्पेशली कैनाइंस और इंसीजर्स के बीच में, वो इसमें नहीं पाया जाता है। डायस्टेमा भी कहते हैं उसको, अलग वर्ड है उसका, डायस्टेमा। तो डायस्टेमा इसमें नहीं होता है, सिमियन गैप्स नहीं होते हैं, ठीक है। स्मॉल इंसीजर्स एंड कैनाइंस विथ स्लाइट प्रोजेक्शन इंडिकेटिंग ए वेजिटेरियन डाइट। जो इंसीजर्स और कैनाइंस है वो छोटे छोटे होते हैं, जिससे पता चलता है कि इनका डाइट जो है प्रोमिनेंटली जो वेजिटेरियन डाइट था, क्योंकि अगर नॉन वेजिटेरियन डाइट होता तो इंसीजर्स छोटे नहीं होते और कैनाइंस दोनों बड़े होते हैं, क्योंकि चीड़ फाड़ उसी से करते हैं हम। प्री मोलर्स लार्ज होता है बट बाई कस्पिड लाइक मॉडर्न मैन। कस्प देखिए कहते हैं हमारे जो टीथ होते हैं उनके ऊपर में ऐसे हार्ट बना हुआ रहता है, तो इसी को कहते हैं कस्प। तो बाई कस्पिड मतलब 2 कस्प होते हैं अलग अलग प्री मोलर्स में, और मोलर्स भी लार्ज होते हैं। तो ये हमने देखा था जब हम लोग इस पिक्चर में भी देखे थे हम लोग कि यहाँ देखिए जो मोलर्स और प्री मोलर्स है वो लार्ज होते हैं रोबस्टस में, और इंसीजर्स और कैनाइंस लार्ज होते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस ग्रेसाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है पोस्ट क्रेनियल फीचर्स। देखिए ये जनरली अभी मैंने पिक्चर में भी दिखाया था, दोनों फॉर्म जो है बाइपेडल लोकोमोशन करता है। जॉग ट्रॉट लाइक लोकोमोशन। जॉग ट्रॉट क्या वर्ड है, मतलब कि फास्टर देन वॉकिंग बट स्लोअर देन रनिंग, इस तरह से वो लोग चलते थे, मतलब लपक लपक के चलना, हिंदी में उसको कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ लंबर कर्व सजेस्ट बाइपेडलिज्म। देखिए लंबर कर्व हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें थोरैसिक कर्व, फिर उसके बाद लंबर कर्व, ऐसे करके यहाँ पे एक लंबर कर्व होता है। तो लंबर कर्व के प्रेजेंट होने से पता चलता है कि स्ट्रेट खड़ा होने की वजह से लंबर कर्व आया है हमारे अंदर, यानी वो स्ट्रेट स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े रहते थे और चलते थे, ठीक है। शॉर्ट एंड ब्रॉड इलियम, ये भी बाइपेडल लोकोमोशन का एक एडेप्टेशन है। इलियम का जो लेंथ है, ये वाला लेंथ है, ये थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है जैसे जैसे हम ह्यूमन फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो ब्रेड्थ है वो बढ़ते जाता है, क्योंकि देखिए ब्रेन ये सब कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसका साइज़ कैसे होने का कारण एक साइकिल के हिसाब से मैं बता देता हूँ। हमारा जो ब्रेन है जैसे जैसे बड़ा हो रहा था साइज़ में, तो ब्रेन बड़ा होने से क्या हुआ कि बच्चा जो चाइल्ड बर्थ है उसके जो ब्रेन है, चाइल्ड बर्थ के टाइम उसका ब्रेन तो थोड़ा बड़ा ही रहता है, कितना भी छोटा हो बच्चा लेकिन उसका ब्रेन रिलेटिवली मंकी से बड़ा रहता है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए ये जो हमारा पेल्विक ग्रिडल है, जिसका इलियम पार्ट है, पेल्विक ग्रिडल थोड़ा सा ब्रॉड हो गया वीमेन में भी, और मेन में बाइपेडल लोकोमोशन की वजह से ब्रॉड दिखता है। तो ये ब्रॉड होने की वजह से क्या हुआ कि इजी डिलीवरी बच्चों का हो पाया, क्योंकि उनका जो था वो ब्रॉड मतलब सर जो था बड़ा था, तो ब्रॉड पेल्विक ग्रिडल चाहिए था ताकि इजीली बच्चा कैरी कर सके पेट में, ठीक है। ये एक कारण है। दूसरा कारण है बाइपेडल लोकोमोशन के एडजस्ट करने के लिए भी हमारा इलियम इस तरह से डेवलप हुआ, पेल्विक ग्रिडल, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ मैस्टॉइड प्रोसेस। देखिए मैस्टॉइड प्रोसेस हमारे जो स्कल है और कान के नीचे एक ऐसा वी शेप का बोन होता है, उसे ही हम मैस्टॉइड प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो वो डेवलप्ड है, लिनिया स्पेरा डेवलप्ड है। मैस्टॉइड आप लास्ट लेक्चर्स देखिएगा तो उसमें बहुत बार जिक्र हुआ है इन दोनों वर्ड्स का। लिनिया स्पेरा होता है हमारा जो फेमूर बोन है, थाई बोन, उस पर
सॉफ्ट टिश्यू एक होता है जो कि अदर मसल्स को अटैच करने के लिए बहुत अच्छे से जगह देता है। तो इन दोनों का डायरेक्ट एविडेंस इनसे मिलता है कि बायपेडलिज्म ये करते थे, ठीक है, मेस्टॉइड प्रोसेस और लिनिया स्पेरा से। स्ट्रेट नीज थे, एंकल बोन भी स्ट्रेट थे, एंकल बोन्स भी प्रेजेंट थे। तो स्ट्रेट नीज होने का मतलब कि पैर पूरा पूरा सीधा होता था, मतलब हम लोग ऐसे झुक के आगे नहीं चलते थे, स्ट्रेट चलते थे। फुट आर्चेस थे, मतलब आर्च जो पैर का, हमारे पाँव का जो आर्च होता है, इस तरह का हमारा पाँव होता है, इस तरह का, तो इस तरह का पैर था, यहाँ पे आर्च अच्छा खासा था, ठीक है। 4 लिम्स शॉर्टर देन हिंड लिम्स, हमारा जो हाथ है वो पैर से छोटा होता है जनरली, वो उनमें भी था। विदाउट एनी साइंस ऑफ वेट बेयरिंग एक्टिविटी, मतलब कि उनके हाथ में कोई वेट, ऐसा बहुत ज़्यादा हेवी वेट करने का कोई साइंस नहीं था। इससे पता चलता है कि वो बाइपेडल लोकोमोशन कर रहे थे, 4 पैर से नहीं चल रहे थे। कल्चरल फीचर की बात करें तो रेमंड डार्ट ने इनके जो कल्चर है उसको नाम दिया है ओस्टियो केराटोडोंटिक, ओस्टियो केराटोडोंटिक नाम दिया है, जिसमें कि बोन का यूज़ होता था, हॉर्न का यूज़ होता था और टीथ का यूज़ होता था एज ए टूल, ठीक है। कल्चर उसी को कहते हैं, यहाँ पे वो वाला कल्चर नहीं, यहाँ पे अंग्रेज़ी के जो कल्चर है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिस कल्चर को रेफ़र करते हैं उस टूल्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या क्या टूल्स यूज़ होते थे, चॉपर्स, बाईफेस्ट, हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, स्क्रैपर्स, फ्लेक्स, ये सब आगे आपको और डिटेल में मिलेंगे। अभी आपको सिर्फ नाम और एक छोटा छोटा डायग्राम मैंने बना दिया है, वो याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, देखिए सोशल इंस्टीट्यूशन में मैरिज भी आता है। इनका मैरिज भी एग्जिस्ट करता था एकदम प्रिमिटिव फॉर्म में। ऐसा एविडेंस मिलता है हम लोग को फॉसिल रिमेन्स से 13 लोगों का, जो कि लीकी के द्वारा हदर इथियोपिया में एक्सट्रैक्ट किया गया था। तो 13 पीपल का अब वहाँ पे कुछ मैरिज का ऐसा मिला होगा कि साथ में दफनाया गया है मेल फीमेल को, या ऐसा कुछ भी एविडेंस हो सकता है, लेकिन हर इनिशियल फॉर्म में मैरिज एग्जिस्ट करता था। देखिए नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक स्टेटस। ये एक अलग से टॉपिक बनता है, इस पर एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी आपको शॉर्टकट में मैं यहाँ पे बता देता हूँ फाइलोजेनेटिक स्टेटस इनका। कोई होमिनिन एंसेस्टर रहा होगा, उससे एकदम अलग चला गया एप्स, चिंपैंजीज जिसको बोलते हैं, चिंपैंजीज या गोरिल्ला और ओरेंगुटन ये सब, और एक तरफ आ गया जो ह्यूमन बना। तो ह्यूमन बनने के क्रम में वही आपको दिखेगा आर्डेपिथेकस रैमिडस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस एमिनेंसिस। यहाँ एफ्रेंसिस देखिए, एफ्रेंसिस से पैरेंथ्रोपस भी बना और अफ्रीकेनस भी बना, फिर इरेक्टस बना, फिर होमोसेपियंस बना। ये बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है और बहुत ज़्यादा इसमें वो भी है, मतलब यूनैनिमिटी नहीं है एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स के बीच में कि क्या इसी तरह से डेवलप हुआ था। तो इतना डिबेट है कि हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते कि ये चार्ट सही है या ऐसे ही डेवलप हुआ था, ठीक है। क्योंकि ये सब देखिए जो भी स्कल और ये बोन्स वगैरह मिलते हैं उन्हीं से हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कोई ठोस सबूत हमेशा नहीं होता, हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है और ये चेंज हो जाता है। तो फाइलोजेनेटिक स्टेटस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का सारे एस्पेक्ट्स को हमने डील कर लिया ऑस्ट्रेलोपिथेसींस के। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।